हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपके प्रीवियस टैट में या कमीशन के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सोशल स्टडीज में से हम जो है वो पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के करेंगे और हिस्ट्री के करेंगे। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारी वीडियो में, ताकि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाए, आपको क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि वीर शैववाद एक तरह का आंदोलन था जिसमें बात की गई थी कि किस तरह से हिंदू धर्म में जो कुछ अंधविश्वास चले हैं, जाति प्रथा है, कुछ कर्मकांड है, महिलाओं की स्थिति के बारे में इसमें बात की गई कि किस तरह से हिंदू समाज की महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए, जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए, या फिर कुछ जो रूढ़िवादी परंपराएं चली हुई थी उनको ख़त्म करने की बात जो है वो वीर शैववाद में की गई थी। वीर शैव एक तरह का आंदोलन था जिसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो वो कोई एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर ए आता है बसवन्ना, ऑप्शन नंबर बी आता है अलमा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी आता है चोखा मेला और ऑप्शन नंबर डी आता है अक महादेवी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन कौन से? ए, बी और डी, ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं आपके वीर शैववाद आंदोलन से। कौन कौन? बसवन्ना, अलमा प्रभु और अक महादेवी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। आपको पता है सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जहां से व्यापार किया जाता था। क्लियर? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है जो कि सिल्क रूट के बारे में ज्यादा सही जानकारी हमें देता है? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला मार्ग, व्यापारिक मार्ग जो है वो सिल्क रूट कहलाया। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया, समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। क्या वो एक समुद्री मार्ग था? ऑप्शन सी बोलता है, सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधों की खेती होती थी। तो देखो सी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, शहतूत का तो कोई लेना देना इसमें, मतलब रास्ते की बात हो रही है तो पेड़ों की खेती के बारे में तो बात हो नहीं रही। ऑप्शन नंबर डी है, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का एक ही रास्ते से व्यापार होता था, जहां से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सिल्क रूट का मतलब है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला मार्ग, जहां व्यापारियों का जो रास्ता था उसको सिल्क रूट बोला जाता था। और आपकी एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। यहाँ से होकर के, इस मार्ग से होकर के मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका आदि जगहों पर जो है वो व्यापार किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सिल्क रूट क्या था? चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का ये यात्रा मार्ग था, सिल्क रूट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों का मतलब होता है रथों का निर्माण करने वाले, रथ निर्माता बेसिकली आप बोल सकते हैं। रथ निर्माता, रथकार कौन होंगे? रथ निर्माता। तो बोला गया कि 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया? जो रथों का निर्माण करते थे उनमें से कौन से शिलालेख में जो है वो उसकी बात की गई? तो ज्यादा ना बताते हुए सिंपल सा एक शब्द याद रखना, कई बार हम जब बहुत डिफिकल्ट शब्द पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उइया गोंदन उदयार।
उइया गोंदन उदयार शिलालेख जो था उसमें बात की गई थी, रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया था कि किस तरह से इनकी स्थिति को सुधारा जाए, किस तरह से इनकी वास्तुकला को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ में रथों का निर्माण किस तरह से करना है। इन सब बातों के बारे में इस शिलालेख में, जिसका नाम है उइया कोंदन उदयार शिलालेख, इसमें बात की गई थी। ये जो वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में ये आपका जो शिलालेख है उइया कोंदन उदयार शिलालेख जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसमें जो है वो रथकारों की स्थिति के बारे में बात की गई, रथों के निर्माण करने वाले व्यक्तियों की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए, उनकी शिल्प कला को बढ़ाया जाए, वास्तुकला को बढ़ाया जाए, ठीक है, और किस तरह से नई नई टेक्निक्स उनको सिखाई जाए रथों का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं था। महाजनपद कौन से, जो 16 महाजनपद है इनमें से कौन सा कर था जो नियमित रूप से जो है वो वसूल नहीं किया जाता था। तो देखो, फसल पर टैक्स तो नियमित लिया जाता था, शिल्पकार पर भी लिया जाता था, चरवाहों पर भी लिया जाता था, परिवार पर जो टैक्स है वो नियमित रूप से नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि 16 महाजनपदों में परिवार पर जो कर लगाया जाता था वो नियमित रूप से नहीं लिया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया। तो क्या नारा दिया था इन्होंने, मानवता मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, मानवता, एक धर्म, एक ईश्वर। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपके श्री नारायण गुरु जी हैं ये भी एक तरह के आंदोलनकारी आएंगे, या फिर आंदोलनकारियों में भी बात की जाए तो ये हम धर्म में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी, या फिर हमारे धर्म में जो पाखंड थे उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने भी बहुत काम किया। और इन्होंने एक नारा दिया था जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा, मानवता की एक जाति, बोला मानवता की एक ही जाति है जो कि है मानव जाति, ठीक है, एक धर्म और एक ईश्वर। इन तीनों के बारे में एकता की बात इन्होंने की थी। एकता नहीं, मतलब एक होने की बात की थी कि जिस तरह से बहुत सी जातियां होती, जातियां कुछ नहीं होती, मानवता की एक ही जाति है, एक ही धर्म है इंसान का धर्म, और उनका एक ही ईश्वर है जिन्होंने उनको बनाया है। तो ये नारा उन्होंने दिया था, ये आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए श्री नारायण गुरु की, तो श्री नारायण गुरु जी का जन्म 1856 में, जन्म याद ना भी रहे तो इतना याद रखना है ये केरल से संबंध रखते थे, जिन्होंने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो स्वाभिमान आंदोलन भी एक तरह का धर्म में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए चलाया गया था, और ये चलाया गया था ई.बी. रामा स्वामी के द्वारा, ई.बी. रामा स्वामी के द्वारा। तो ये भी आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए कि ये कब शुरू किया गया था, तो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया गया था। मोस्टली ये 19वीं शताब्दी में किया गया था। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी ई.बी. रामास्वामी के द्वारा, स्वाभिमान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा है। देखो, जब अंग्रेजों के विरुद्ध की बात आ गई, मतलब यहाँ पे मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड किसी नेता की, पॉलिटिशियन की बात की जा रही है जिन्होंने कृष्ण के सारथी के रूप में, जिस तरह से कृष्ण जी ने सारथी का काम किया था ना, अर्जुन के सारथी बने थे वो, तो उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया था। तो मॉडर्न इंडिया में ऐसा कौन भारतीय नेता है जिसने भारत के लोगों का मार्गदर्शन किया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ऑप्शंस हैं आपके, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी या चक्रवर्ती राज
गोपालाचारी। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनको जो है वो कृष्ण के सारथी के रूप में, कृष्ण के सारथी के रूप में जो है वो यहाँ पे टाइटल दिया गया है या फिर चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी से है। सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोला विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। बोला हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य 8 ग्रहों उपग्रहों से जो है वो बनता है। हमारा जो सौरमंडल है वो सूर्य 8 ग्रहों और उपग्रहों से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड से सौरमंडल बनता है। ऑप्शन सी बोलता है सूर्य 10 ग्रह। तो ये तो ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो गया, 10 प्लैनेट हमारे हैं नहीं। सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें सौरमंडल में नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 3 ही चीजें सौरमंडल में नहीं होती। आपका जो ऑप्शन नंबर है बी वो बिल्कुल राइट रहेगा। हमारे सौरमंडल में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड्स है और साथ ही साथ में मीटराइड्स हैं। ये सारी चीजें मिलकर के सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, मीटराइड्स, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य ए और बी को पढ़िए व सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए बोलता है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। ऑप्शन बी बोलता है प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो बात करें अगर अक्षांश रेखा की, लैटिट्यूड लाइन की, तो किसी भी ग्लोब के ऊपर जो इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं। और अगर उसी ग्लोब पर इस तरह से जो हमें रेखाएं देखने को मिलती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर आपकी देशांतर रेखाएं। और जो ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके साथ नॉर्थ और साउथ लिखा जाता है, जबकि ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं इनके साथ ईस्ट और वेस्ट लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, जबकि ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। अक्षांश रेखाओं के साथ नॉर्थ और साउथ लिखा जाता है, देशांतर रेखाओं के साथ ईस्ट और बेस्ट लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है, वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन बोलता है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण रेखा है। बिल्कुल, विषुवत रेखा जो है ये आपका ग्लोब है, तो ये विषुवत रेखा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। कारण बोलता है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बनाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये आपका ग्लोब है और ये आपकी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर पृथ्वी को नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया 2 भागों में बांट देती है। विषुवत रेखा से ऊपर का जितना भी एरिया है उसको नॉर्थ हिस्सा बोल देंगे पृथ्वी का, और नीचे वाले हिस्से को साउथ हिस्सा बोल देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ही बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या है। आर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है ना, एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का। रीजन कि विषुवत रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 भागों में बांट देती है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर ए की अच्छी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैसेस निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारी होती है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा कि निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेस हैं, जो कि हमारे वातावरण को, पृथ्वी के वातावरण को जो है वो गर्म कर देती हैं और हीट पैदा करती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं? यहाँ पे बोला गया कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जो डाइवर्सिटी पर प्रभाव डालते हैं या डाइवर्सिटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो देखो बिना पढ़े ही ऑप्शन नंबर बी को आप काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे समान धर्मों के पालन की बात की जा रही है। यहाँ पे इक्वालिटी या फिर इक्वल रिलीजन की बात की जा रही है, तो इक्वल इक्वालिटी जहाँ पे आ गई वहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे होगी? तो ऑप्शन बी तो यहाँ से वैसे ही निकल गया। तो ऑप्शन ए है भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें। बिल्कुल, जो भिन्न खान पान, अलग अलग तरह का पहनावा, जैसे नेपाली लोग अलग पहनते हैं, भूटान के लोगों का पहनावा अलग है, भारत के लोगों का अलग है, उत्तर भारत के अलग हैं, दक्षिणी भारत के अलग हैं, पूर्व जो आपका इंडिया है वहाँ के लोगों का खान पान या आदतें अलग हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बिठाना भी अलग अलग, मतलब यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों पर जब सामंजस्य बिठाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह की डाइवर्सिटी को बताते हैं। तो ऑप्शन ए और सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, और ए और सी आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट का? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य सचिव, या ऑप्शन नंबर डी है महान्यायवादी। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी अधिकारी होता है। क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख या अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति और एकात्मक सरकार है। एकात्मक मतलब एक ही सरकार होगी, जबकि भारत में राष्ट्रपति तो है, राष्ट्रपति को भी कुछ ही शक्तियां हैं, नाम मात्र ही उनको भी बोला जाता है। ठीक है, एकात्मक सरकार नहीं है, एकात्मक एक ही सरकार नहीं है, सेंटर में एक अलग गवर्नमेंट है, जबकि स्टेट में जो है आपकी वो अलग गवर्नमेंट है। तो राष्ट्रपति और एकात्मक सरकार तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। संसदीय और संघीय सरकार जो है वो भारत की व्यवस्था के लिए, सरकार की व्यवस्था के लिए चुनी गई है। कौन कौन सी चुनी गई है? संसदीय, संसद है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर लोगों द्वारा चुने गए मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संघीय सरकार भी है, एक सेंटर में है और एक आपके स्टेट में है। तो इस तरह से संसदीय और संघीय सरकारों का जो व्यवस्था है वो चुना गया है भारत के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? यहाँ पर 4 चीजें आपको बताई गई हैं, इनमें से क्या बहुत जरूरी है ताकि प्रजातंत्र बना रहे? प्रजातंत्र मतलब यानी कि आपकी डेमोक्रेसी बनी रहे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन करवाना, क्या इससे बनी रहेगी? ऑप्शन नंबर बी है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जागरूक जनमत या सरकार में बदलाव ना करना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है, नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए, जैसे कि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं वैसा भी होना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें जनता का पर्सपेक्टिव भी आपको जानना है, जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। जागरूक जनमत होना चाहिए, बिल्कुल सही। सरकार में बदलाव ना होना, ये आपका गलत है, अगर सरकार में बदलाव नहीं होगा तो डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है वो यहाँ पे तीनों ही राइट हैं। यहाँ पे देखते हैं ए, बी और सी जो है वो आपके सॉरी कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है ए, बी और सी, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायकों के रूप में हैं, जबकि पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में हैं। इस तरह का चित्रण
बढ़ावा देता है किस चीज़ को? मतलब एक फ़ोटो आप देखते हैं जिसमें महिलाओं को घर का काम-काज करते हुए बताया गया है, जबकि मेन को बाहर के बहुत बड़े-बड़े जैसे इंजीनियर है, पायलट है, इस तरह के काम करते हुए बताया गया है। तो ऐसा चित्र जो है वो किस चीज़ को, आप किस तरह के थॉट को जो है वो बढ़ावा देता है? क्या वो जेंडर एम्पावरमेंट की बात करता है? क्या वो नाटकीकरण की बात करता है? क्या वो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है या जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? तो यहाँ पे आपका सीधा-सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा कि टू क्रिएट जेंडर स्टीरियोटाइप। एक रूढ़िवादी सोच के लिए बोला गया ना कि महिलाएं पहले से ही घर का काम करती हैं तो घर की गृहिणी है। एक पुरुष जो है वो घर से बाहर काम करता है तो उसको घर के बाहर के कामों के बारे में बताया, उसको दर्शाया गया है फोटो में। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप का चित्रण है एक तरह से, जो हमारे को रूढ़िबद्धता से बांधता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे बात की गई है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर इंडिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संघ, राज्यों का संघ, गणतंत्र या भारतवर्ष? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का वर्णन जो है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो फर्स्ट आपका अनुच्छेद जो है, प्रथम अनुच्छेद में ही बोला गया है कि भारत कौमा राज्यों का एक संघ होगा। ये लाइन वहां पे लिखी गई, भारत कौमा राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो भारत को जो है वो राज्यों के संघ के रूप में जो है वो वहां पर शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो ये जब भी आपका एग्जाम होगा आपने करंट का भी पढ़ के जाना है। आज के टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं, मून है, सैटेलाइट हैं, वो शनि के हैं, सैटर्न के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर है ए सैटेलाइट, मीटराइड्स, कॉमेट्स या फिर एस्टेरॉइड्स। उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु या फिर क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उनको क्या बोला जाता है? ये आपका मार्स है और ये आपका जुपिटर है। इनके बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले होंगे, भले आपका सीटेट हो, टैट हो या कमीशन हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइव क्लासेस को भी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।